नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपको एक चैप्टर कराने जा रही हूँ ग्रामर का, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया को विकारी शब्द के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसके साथ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग आदि जुड़ने से जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको विकारी शब्द कहते हैं। तो कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि वो शब्द जिसमें परिवर्तन हो जाए उसको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के अंतर्गत हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द होते हैं। और जो विकारी जो शब्द हैं इसमें उसका आज एक जो विषय है क्रिया, आज हम उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, क्रिया क्या होती है? कोई भी जो काम होता है हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया का क्या अर्थ होता है? काम। ठीक है, यानी कि कोई भी काम जो है वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं कि मेरा बेटा मोहन बड़ा आलसी है, वह कोई काम नहीं करता, बस खा पी कर लेटा रहता है, नींद आ जाए तो घंटों सोया रहता है और कुछ काम कहो तो तब भी वह अपने मन की सुनता है, डांटो तो हंस देता है। बस इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसका जो है यहाँ पर मैंने ज़िक्र किया है। और जैसे आलसी होना, काम ना करना, लेटा रहना, सोया रहना, ठीक है, ये जो शब्द हैं अगर हम मतलब उसको मैं इसमें था कि वो सुनता अपने मन की है, तो सुनना और हंसना ये सब क्या है? क्रिया है। यानी कि कोई भी काम जब हम करते हैं, चाहे हम सोते हैं, लेटते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, हंसते हैं, जितने भी काम होते हैं उसको हम व्याकरण की भाषा में क्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो हिंदी मतलब सिंपल साधारण भाषा में हम उसको बोलते हैं काम, लेकिन जब हम व्याकरण की भाषा में बात करें तो उसको जो है हम क्या बोलते हैं? क्रिया। देखें, जो क्रिया की परिभाषा है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। यानी कि वो ऐसे शब्द जिससे हमें उस काम के करने या होने का बोध हो। ठीक है, काम के करने या होने कि या तो काम हो चुका है, हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई काम को कर रहा है। करना और होना का मतलब ये होता है कि काम करना यानी कि कोई कर रहा है, और हो रहा है मतलब या तो हो चुका है या किसी के द्वारा किया जा चुका है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया। अब देखिए यहाँ पर, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या है कि क्रिया का मूल रूप और सामान्य रूप, दो रूप होते हैं। ठीक है, एक होता है मूल रूप, ठीक है, उसको हम सामान्य रूप भी कहते हैं। क्रिया का मूल रूप जिसको हम सामान्य रूप भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि किसी क्रिया के अनेक रूप देखने, सुनने और पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन उनसे विभिन्न रूपों में जो मूल अंश समान पाया जाता है उसको कहा जाता है धातु रूप। आप लोगों ने संस्कृत में भी पढ़ा है कि धातु रूप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताएंगे कि धातु रूप वो कौन सा रूप होता है जो कि हमारी क्रिया का मूल रूप होता है, उसको हम धातु रूप भी कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, दीपू खेलता है, दीपिका खेलती है। अब यहाँ पर जो है लड़का है तो खेलता है, लड़की है तो खेलती है, दीपू खेलेगा या दीपिका खेलेगी। ठीक है, भविष्य रूप में इसको दिखा दिया, काल से इसको जोड़ दिया, तो यहाँ पर जो भी इसमें परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर शब्दों के साथ उसका खेलना, खेलती, खेलेगा या खेलेगी, इस तरह के शब्दों में परिवर्तन तो हो गया। ठीक है, ये परिवर्तन हुआ तो ये विकारी शब्द है। लेकिन ये एक जो मूल शब्द है जिसको मैंने कहा था धातु रूप, वो किससे बना है? खेल से। ठीक है, जो हमारा ये जो खेल शब्द है ये क्या है? हमारा मूल रूप है, या फिर इसको धातु रूप भी कहते हैं। ठीक है, खेल क्या है? हमारा मूल शब्द है, या फिर सामान्य रूप है इसका, या फिर धातु रूप है। इसलिए इसको जो है हम इसके में परिवर्तन तो होता है, लेकिन इसका जो मूल शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? खेल से।
ठीक है, इसलिए ये इसका मूल रूप क्या है, खेल है। और खेल में हमने लिंग वचन क्रिया कर्ता या काल के अनुसार जो है इसमें हमने परिवर्तन कर दिया है। यहाँ पर जो है देखिए, इसमें जो है हमें यहाँ पर ये बताया है कि धातु के विभिन्न रूपों को मूल अंश या सामान्य रूप में पाया जाता है, उसको धातु रूप कहलाता है। यहाँ पर धातु की जो है क्या हमें परिभाषा दे दी कि क्रिया के विभिन्न रूपों में जो मूल अंश समान रूप से पाया जाता है वह धातु रूप कहलाता है। यानी कि क्रिया के जो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्रिया के हैं, लेकिन उनमें एक मूल अंश भी पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, धातु रूप बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्रिया का जो धातु रूप था जिसमें हमने ना जोड़ा, ठीक है, नो न क्या है, हमारा अव्यय शब्द है। ना जोड़ने के बाद अव्यय या प्रत्यय जो भी है जो हम उसके साथ जोड़ देते हैं, तो क्रिया का जो मूल रूप है उसके साथ क्रिया का सामान्य रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ जमा ना क्या बना, पढ़ना। पढ़ क्या है हमारा यहाँ पर मूल शब्द है। लिख जमा ना लिखना। लिख क्या है हमारा सामान्य रूप है या फिर मूल रूप है इसका। या फिर हम बोल सकते हैं कि लिख धातु है, ना प्रत्यय लगा है, तो इसलिए क्या बन गया यहाँ पर लिखना। क्लियर बेटा। चलिए आगे देखिए, जैसे यहाँ पर भी हमें बताया गया है पकड़ जमा ना पकड़ना। पकड़ क्या है हमारा मूल शब्द है, धातु रूप है, और ना क्या है हमारा प्रत्यय है। तो यहाँ पर क्या बना है पकड़ना, तो क्या है बन गया, ये हमारी क्रिया बन गई है पकड़ना। हंस इसका मूल रूप है, धातु रूप है, और ना क्या है यहाँ पर प्रत्यय है, और मूल रूप या धातु रूप के साथ ना प्रत्यय जुड़कर क्या बन गया शब्द हंसना। हंसना क्या है, एक क्रिया है। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर कि नाम धातु क्रिया क्या है। ठीक है, नाम धातु क्रिया, ठीक है, जब क्रिया अपने धातु रूप के अतिरिक्त यानी कि सिर्फ उसके मूल शब्द के अतिरिक्त वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के साथ से बनती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सिर्फ उसका मूल रूप जो हमने यहाँ पर पढ़े थे, अपने मूल रूप के अलावा वो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनती है। उन बनी हुई क्रियाओं को हम क्या कहलाते हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। यानी कि अपने सामान्य रूप से हटकर जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण से जो है क्रिया बनती है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जब क्रिया बनती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। यानी कि नाम से बनी है। नाम क्या है, संज्ञा कहलाता है। सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, इसलिए उसको भी क्या बोलते हैं, नाम ही बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शर्म है, संज्ञा शब्द है शर्म। ठीक है, जैसे भाववाचक संज्ञा होती है ना शर्म, ठीक है, तो शर्म क्या है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, और शर्म से हमने क्या क्रिया बनाई है, शर्माना। ठीक है, शर्म था, शर्म हमारी संज्ञा थी, और संज्ञा शब्द के साथ जो है हमने ना प्रत्यय लगा दिया, तो हमारी क्या बन गई, ये क्रिया बन गई। तो यहाँ पर क्या है, ये शर्माना हमारी एक क्रिया है। देखिए यहाँ पर क्या है, लालच। लालच भी क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है, जो हमारे मन में पैदा होती है। ठीक है, जो मन से निकलती है वो भाव। तो यहाँ पर लालच क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इस भाववाचक संज्ञा के साथ हमने ना प्रत्यय लगाया, तो लालच प्लस ना क्या बन जाएगा, ललचाना। ठीक है, तो यहाँ पर ललचाना क्या है, हमारी एक क्रिया ये बन गई। किससे बन रही है, संज्ञा से। ठीक है, उसके बाद देखिए आता है सर्वनाम अपना। अपना क्या है, हमारी ये सर्वनाम है। कौन सा, निजवाचक से सर्वनाम जिसको बोलते हैं अपना। ठीक है, तो सर्वनाम से हमने यहाँ पर अपनाना, ना प्रत्यय लगाया अपना के साथ, तो अपनाना क्या बन गई, हमारी ये क्रिया बन गई। क्लियर है। ठीक है, तो सर्वनाम से भी हम क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, अपनाना क्या है, क्रिया है। अब विशेषण से बात करते हैं, तोतला। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विशेषण। तो विशेषण क्या है, जैसे कोई बच्चा तोतला बोलता है, राम तोतला बोलता है या श्याम तोतला बोलता है, तो तोतला क्या है, एक तरह की उसकी विशेषता को बता रहा है। लेकिन इस विशेषता के साथ हमने इसको एक क्रिया का रूप जो है इसका
धारण करवा दिया। विशेषता थी तोतला, उस तोतला को हमने क्या है क्रिया के रूप में इसको बताया है। तो तुतलाना क्या कहलाएगी हमारी, ये क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी कि विशेषण भी शब्द ऐसे, कुछ ऐसे विशेषण शब्द हैं जिससे हम अपनी क्रिया का निर्माण कर सकते हैं। तो जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण, ठीक है, ये 3 ऐसे शब्द हैं या 3 ऐसी धातु हैं जिससे हम क्रिया का निर्माण कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाम धातु क्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। या फिर हम लिख सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के द्वारा जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उनको हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्लियर बेटा? चलिए आगे देखते हैं मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। देखो क्रिया जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक मुख्य क्रिया होती है, एक सहायक क्रिया होती है। तो मुख्य क्रिया हम क्या किसे बोलते हैं, किसी वाक्य की क्रिया का जो अंश मुख्य अर्थ प्रदान करता है वह मुख्य क्रिया कहलाता है। कि किसी वाक्य में जो क्रिया का जो मुख्य अर्थ उसको प्रदान करे, यानी कि मेन मोटिव जो है उसको यहाँ पर दिया जाए, मुख्य क्रिया कहलाती है। गौतमी नाची, ठीक है, यानी कि नाचना क्या है, उसने इसको एक मुख्य अर्थ प्रदान किया है कि गौतमी ने क्या किया है, वो नाची है। प्रतिभा गाती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, प्रतिभा गाना, प्रतिभा ने गाना गाया या प्रतिभा गाती है, तो यहाँ पर क्या है, ये मुख्य क्रिया, क्योंकि इसने इसको एक अर्थ प्रदान किया है। अगर हम इसको अकेला छोड़ दें कि प्रतिभा, यहाँ पर हम कुछ और ना लिखें, सिर्फ एक प्रतिभा प्रतिभा लिखें, तो क्या आपको समझ में आएगा कि हमने क्या कहा, क्या कहना चाहा है इसके साथ? नहीं। जब हमने इसको लिखा कि प्रतिभा गाती है तो हमें इसके अर्थ का पता चल गया, इसको मूल अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि प्रतिभा गाती है। आगे है अहमद आ रहा होगा, ठीक है, अगर हम इसको हटा दें, सिर्फ अहमद शब्द को छोड़ें कि अहमद लिख दिया, क्या अहमद आ रहा है, जा रहा है, खेल रहा है, पी रहा है, क्या कर रहे हैं, नहीं पता। लेकिन जब हम इसके साथ लिख दें कि अहमद आ रहा होगा, तो यानी कि यहाँ पर इसने इसको एक मूल अर्थ प्रदान किया है कि अहमद आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम मुख्य क्रिया के रूप में इसको गिनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब जो मुख्य क्रिया है वो तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे गौतमी नाची, तो यहाँ पर गौतमी का नाचने का काम है, तो सिर्फ नाची क्या है, हमारी एक क्रिया है और ये मुख्य क्रिया है। अगर हम इस वाक्य की बात करें कि प्रतिभा गाती है, गाना, गाना जो मतलब गाती शब्द जो है किससे बना है, गान से बना है, गाना से, ठीक है, तो गाना क्या है, ये भी एक क्रिया है और है भी एक क्रिया है। तो यहाँ पर लगातार 2 क्रिया जब आ जाएं, ठीक है, जो मुख्य क्रिया है वो गाती है और जो इसके साथ जो है लगा है वो क्या है, हमारी सहायक क्रिया है, ठीक है, यानी कि जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है उसको हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। यानी कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिससे हमें दूसरी क्रियाओं की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये है जो शब्द है यहाँ पर क्या है, सहायक क्रिया है। अहमद आ रहा होगा, आना भी एक क्रिया है, रहा भी एक क्रिया है और होगा भी एक क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, जो आ रहा होगा, रहना और होगा ये दोनों ही क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आना, रहा होगा, आना भी क्रिया है, रहा होगा भी क्रिया है। तो आने को इसके सहायता की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पर जो क्या है, ये सहायक क्रिया है। जो हमारी जो सहायक क्रिया होती है उसको जो है हमारी जो मुख्य क्रिया है उसके अर्थ को स्पष्ट करना उसका काम होता है। यानी कि जब वो हमारी मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे, जो क्रिया हमारे मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करे उसको सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि उसका काम होता है सहायक क्रिया का कि मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करना। आगे है कि संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया और रंजक क्रिया, देखिए कभी कभी वाक्य में
मुख्य क्रिया के साथ एक अन्य मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक तो मुख्य क्रिया होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक अन्य क्रिया भी होती है, और उसको भी अन्य क्रिया के साथ जो है, उसको जो अन्य क्रिया होती है वो भी मुख्य क्रिया के साथ ही लगती है, और इससे क्रिया के अर्थ में एक विशिष्टता आ जाती है। यानी कि एक तो मुख्य क्रिया है, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरी मुख्य क्रिया भी आ जाती है, तो वहाँ पर वाक्य में उस वाक्य का जो अर्थ होता है उसमें एक विशेषता आ जाती है। ठीक है, तब इस मेल से बनी क्रिया को यहाँ पर हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ यहाँ पर ये है कि जब एक क्रिया के साथ अन्य क्रिया भी आ जाए, ठीक है, यानी कि एक साथ दो क्रिया आ जाए, और उस दूसरी क्रिया के साथ जुड़ने से जो वाक्य का अर्थ है उसमें कुछ विशेषताएं जो है विशेषता आ जाती है, उसको जो है हम संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया कहते हैं। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ी हुई, ठीक है, जो उसके साथ लगी हुई है, यानी कि एक साथ दो क्रियाओं का आना संयुक्त क्रिया कहलाता है, या रंजक क्रिया उसको हम कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य है कि वह मेरे साथ लौट आएगा। ठीक है, वह मेरे साथ, तो वाक्य है, इसमें लौटना भी क्या है? क्रिया है, और आएगा भी क्या है? क्रिया है, यानी कि दोनों ही मुख्य क्रिया हैं। तो इससे अगर सिंपल बोलें कि वह मेरे साथ आएगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक क्रिया बन जाएगी, सिंपल क्रिया के इसको हम जो है वो कहेंगे, या मुख्य क्रिया इसमें शामिल है। लेकिन लौट आएगा, लौटना भी क्या है? एक मुख्य क्रिया है, और आएगा भी क्या है? मुख्य क्रिया है। यहाँ पर एक साथ जब दो क्रिया जुड़ जाएं तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया या रंजक क्रिया कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर क्या है? लौट आना या लौट आएगा क्या है? हमारी रंजक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। पुलिस उचक्के को पकड़ लाई, अगर हम इस पकड़ शब्द को छिपा देते हैं और सिंपल लिखते हैं कि पुलिस उचक्के को लाई, यहाँ पर क्या है? पकड़। अगर सिंपल ये देखें कि पुलिस उचक्के को पकड़ के बाद क्या? क्वेश्चन मार्क निकलता है, तो यहाँ पर पूरा वाक्य हमारा नहीं बनता है। अगर हम पकड़ को छिपा देते हैं और लिखें कि पुलिस उचक्के को लाई, वाक्य तो पूर्ण बन रहा है, ठीक है, और इसका अर्थ भी निकल रहा है। लेकिन अगर हम लिखें कि पुलिस उचक्के को पकड़ लाई, यानी कि यहाँ पर पकड़ना भी क्रिया है और लाना भी क्रिया है, यहाँ पर दो दो क्रियाएं इसमें शामिल हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त क्रिया है, क्योंकि पकड़ना और लाना क्या है? हमारी संयुक्त क्रिया है। अगला वाक्य है, जैसे मैंने उसे लड्डू खिला दिया, खिलाना भी क्रिया है और दिया भी क्रिया है, इसलिए यहाँ पर हमारी रंजक क्रिया या संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। मार पड़ते ही चोर चिल्ला उठा, अगर यहाँ पर हम इसको चिल्ला को छिपा देते हैं तो मार पड़ते ही चोर उठा मतलब क्या? कैसे उठा? तो यहाँ पर चिल्ला उठा, यानी कि ये दोनों ही मुख्य क्रिया हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त क्रिया है या फिर रंजक क्रिया है। चलिए देखिए, आगे आती है हमारी पूर्ण की अपूर्ण क्रिया, यानी कि क्रियाओं के अनेक प्रकार हैं। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, रंजक क्रिया है। अब आती है हमारी अपूर्ण क्रिया। अपूर्ण शब्द से ही मालूम होता है कि जो पूर्ण ना हो, ठीक है, वो क्रिया जो पूर्ण ना हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपूर्ण क्रिया। अब देखिए, जब क्रिया अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए किसी पूरक कर्ता या कर्म को की सहायता लेती है तो वह अपूर्ण क्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें हमें कर्म या कर्ता या कर्म की सहायता पड़ती है, ठीक है, उस क्रिया को लिखने के लिए, उस क्रिया को करने के लिए हमें कर्ता या कर्म की सहायता लेनी पड़ती है, तो उसको अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर छिपा दे वैज्ञानिक थे, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको वैज्ञानिक को छिपा दिया, लिखा डॉक्टर कलाम महान थे। महान थे तो ठीक है, लेकिन क्या थे? क्वेश्चन मार्क निकलता है। वैज्ञानिक थे, इंसान थे, क्या थे? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि डॉक्टर कलाम महान वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक हमारी क्या है? ये एक क्या तो कर्म होगा या फिर कर्ता होगा, ठीक है। उसके बाद है कलेक्टर ने गांधी जी को गंवार समझा। समझना क्या है? हमारी क्रिया है, लेकिन कलेक्टर ने यहाँ पर कर्ता है, किसको गंवार समझा? गांधी जी को। हमने क्रिया या कर्म क्या कहा था? हमने कर्ता या कर्म की सहायता लेनी पड़ती है, तो कर्ता ने सहायता ली किसकी? कर्म की, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, ये गांधी जी हमारे कर्म हैं, इसलिए हमें जो है अपनी क्रिया को व्यक्त करने के लिए कर्ता या कर्म की सहायता लेनी पड़ी। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये हमारी अपूर्ण क्रिया है। ठीक है, जहाँ पर किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर वो अपूर्ण क्रिया होती है। ठीक है, देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि पहले वाक्य में थे क्रिया को अपना अर्थ समझाने के लिए वैज्ञानिक शब्द का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि इसके बिना क्रिया का अर्थ अपूर्ण लगता है। और इस प्रकार दूसरे वाक्य में गंवार समझना का अर्थ गांधी जी के कारण स्पष्ट हो रहा है। यानी कि अगर गांधी जी शब्द यहाँ पर नहीं होते तो हम स्पष्ट नहीं कर पाते कि कलेक्टर ने गंवार किसको कहा। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी शब्द जो है कर्म शब्द और गंवार का पूरक है। इस प्रकार थे और समझा अपूर्ण क्रियाएं हैं। अब बारी आती है पूर्णकालिक क्रिया की। पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है? जब कोई क्रिया ऐसे वाक्य का संकेत करती है, ऐसे काम का संकेत करती है जो किसी मुख्य क्रिया से पहले घटित हो चुकी होती है, तब वह पूर्णकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि एक ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी होती है। ठीक है, देखो उदाहरण के तौर पर हम देखें, रेहाना बैठकर सोचने लगी। यहाँ पर सोचने का काम अभी चल रहा है, लेकिन ये जो मुख्य क्रिया है सोचना, इससे पहले हमने एक क्रिया कर ली, क्या? बैठने की। यानी कि वो अगर लिखा होता कि रेहाना सोचने लगी तो सिंपल साधारण क्रिया होती। ठीक है, अगर हमने बोला कि रेहाना बैठकर सोचने लगी, यानी कि पहले वो बैठी फिर उसने सोचा, तो यहाँ पर पूर्णकालिक क्रिया हमारी कहलाएगी, क्योंकि एक काम हो चुका बैठने का और दूसरा काम वो करने जा रही है या कर रही है, तो वहाँ पर सोचने का काम वो कर रही है। यानी कि पहले वो बैठेगी या बैठ गई है, तब उसने दूसरा काम शुरू किया। यानी कि एक क्रिया, जब मुख्य क्रिया जो है एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया से पहले हो चुकी होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। अगला वाक्य जैसे है, दीप्ति खाकर चली गई। दीप्ति खाकर, पहले उसने खाना खाया और फिर वो गई, यानी एक क्रिया के ख़त्म होने के बाद ही दूसरी क्रिया हुई है। यानी कि उसने खाना खाया तब वो चलेगी। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे हम कि पहले वाक्य में मुख्य रूप से सोचने का काम हो रहा था और इसके बाद बैठने से का काम जो है हो चुका था, और इसी प्रकार दूसरे वाक्य में जाने का काम पहले ही खाने का काम हो चुका था। यानी कि जाने से पहले ही कौन सा काम हो चुका था? खाने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये अपूर्णकालिक क्रिया है। अतः बैठकर और खाकर अपूर्णकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि एक क्रिया जब ख़त्म होती है, एक क्रिया के शुरू होने से पहले दूसरी क्रिया ख़त्म हो चुकी होती है, तो उसको अपूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। चलिए, आज तक का काम यही था, और कल जो है दूसरी वीडियो में हम आपको प्रेरणार्थ क्रिया और अकर्मक और सकर्मक क्रिया कराएंगे। तब तक आप इसको अच्छे से समझ लीजिए।